चलिए बड़ी खबर आपको बताते हैं जो साहिबगंज से आ रही है, जहां श्रीनगर में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद जवान कुलदीप उरांव को आखिरी विदाई दी गई। इससे पहले जैप 9 के परिसर में हेलीकॉप्टर उतरते ही लोगों ने जयकारे लगाए। इसके बाद सीआरपीएफ के अधिकारियों और जवानों ने कुलदीप को आखिरी सलामी दी। जैसे ही शव शहीद के घर पहुंचा, परिजनों की चित्कार से पूरा माहौल गमगीन हो गया। वहीं सीआरपीएफ में सेवा दे चुके पिता ने शहादत पर गर्व जताया। इधर सीआरपीएफ आईजी ने शहीद जवान के परिजनों का पूरा ख्याल रखने का भरोसा दिया। तो विधायक अनंत ओझा ने वीर सपूत की शहादत पर केंद्र सरकार की ओर से माकूल जवाब देने की बात कही। आपकी तरफ से हम पूरा सुनिश्चित करेंगे कि उनके परिवार को, उनकी पत्नी और उनके बच्चों के देखरेख सही तरीके से हो और जो भी उनके रिव्यूज वगैरह हैं उनको टाइमली हम लोग उनको दिलाने का पूरा प्रयास करें। माँ भारती के लिए खुद आतंकियों को या सीमा पर जो आंख दिखाने वाले दुश्मन देश है, उनके ऊपर जिस प्रकार से साहिबगंज जिला झारखंड के जाबाज सैनिकों ने, योद्धाओं ने जो पराक्रम किया है, साहिबगंज जिला वासी नहीं पूरा देश आज उन पर गर्व कर रहा है और हमें गर्व है। खबर रांची से, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 80 लाख रुपए के अवैध पान मसाला को जब्त किया। अरगोड़ा थाना क्षेत्र के हरमू हाउसिंग कॉलोनी से पान मसाला के साथ कई नशीली दवा को भी बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक इतनी बड़ी मात्रा में अवैध पान मसाला को प्रतिबंध के बावजूद बाजार में खपाने की तैयारी थी। बता दें कि झारखंड में 11 तरह के पान मसालों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है। इसके बावजूद सूबे में धड़ल्ले से इसका कारोबार चल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार अपनी नीतियों से गैर बीजेपी शासित राज्यों को अस्थिर करने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। एक तरफ सरकार रेलवे के लिए कुछ घोषणाएं करती है, वहीं दूसरी तरफ रेलवे की निजीकरण की भी बातें हो रही है। सीएम ने कहा कि देश में बन रही नीतियों को ध्यान से देखने की आवश्यकता है। जो केंद्र सरकार नए स्वरूप बनाने का चेष्टा कर रही है, उस स्वरूप को देखने के बाद प्रथम दृष्टया में मुझे ऐसा प्रतीत हुआ है कि मुझे लगता है कि उस नए विद्युतीकरण के स्वरूप से राज्य सरकार जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं उनको अस्थिर करने का एक षड्यंत्र के रूप में देखा जा सकता है। क्योंकि अभी लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से देश में नीतियां बन रही हैं, करनी और कथनी में बिल्कुल अलग अलग स्पष्ट चेहरे सामने उभर के आ रहे हैं। बीजेपी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आरोप को सिरे से खारिज किया। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि सत्ताधारी पार्टियों के बीच आपस में तालमेल सही नहीं है, लिहाजा सरकार असुरक्षित महसूस कर रही है। सरकारें अपने आप को अस्थिर महसूस करते हैं, वो अपने कर्मों के कारण ही उनका ये हाल होता है। हेमंत सोरेन जी क्यों डर रहे हैं भाई? डरने की क्या जरूरत है? जनता ने आपको जनादेश दिया है, आप मुख्यमंत्री बने हैं, महागठबंधन की आपकी सरकार है। सरकार में तो तालमेल नहीं है। जब तालमेल नहीं है तो स्वाभाविक रूप से असहज महसूस करते होंगे, तो यह उनकी कमी है। भारतीय जनता पार्टी की इसमें कोई भूमिका नहीं है और न आगे होगी। जेएमएम के महासचिव विनोद पांडे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उस बयान को 100% सच बताते हुए कहा कि गैर बीजेपी शासित प्रदेशों से बीजेपी सौतेला व्यवहार करती है, जिसे इस कोरोना काल में झारखंड सरकार ने भी महसूस किया। गैर भाजपा शासित राज्य है, वहां किस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उसको किसी न किसी तरह से परेशान करने का नियत सरकार का है और भारतीय जनता पार्टी का है।
झारखंड बीजेपी के कप्तान दीपक प्रकाश के नेतृत्व में नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई। इस टीम में कई नए चेहरे और महिला विंग को भी तवज्जो दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के अलावा 8 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए। वहीं धर्मपाल सिंह को फिर से प्रदेश संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। नई टीम में 8 प्रदेश मंत्री और 7 प्रदेश प्रवक्ता बनाए गए हैं। न्यूज 18 ने ही 2 दिन पहले नई कार्यकारिणी में बदलाव के संकेत की जानकारी को लेकर रिपोर्ट दिखाई थी और उसी खबर पर मुहर भी अब लगी है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश को उम्मीद है कि उनकी जोश और होश वाली टीम राज्य भर में संगठन को मजबूती देने का काम करेगी। एक संतुलित, अच्छा और सर्वस्पर्शी समाज के सभी लोगों का उसमें हिस्सेदारी, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि भौगोलिक क्षेत्र से जो झारखंड की रचना है उसमें सभी स्थानों से उसमें प्रतिनिधित्व है। जोश और होश का मिश्रण है और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये टीम बहुत ही अच्छी टीम है। अब भारतीय जनता पार्टी और बाबूलाल जी की पुरानी पार्टी दोनों एक हो चुकी है। सब लोग मिलकर के एक साथ मिलकर के बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे और हम कह सकते हैं कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बनाएंगे। बाबूलाल मरंडी जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, अर्जुन मुंडा जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, रघुवर दास जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, इनके अनुभवों का लाभ भारतीय जनता पार्टी को संगठन का मिल रहा है और आगे भी मिलते रहेगा। उन लोगों के सहयोग से हम पार्टी के जनाधार को बढ़ाएंगे। झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को रांची में 27 और राज्य भर में 63 नए मामले मिलने के बाद झारखंड में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2697 हो गई है। ज्यादा अपडेट दे रहे हैं हमारे रांची संवाददाता उपेंद्र कुमार। को झारखंड में कोरोना के 63 नए केस मिलने के साथ ही कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 2697 हो गई है। लेकिन एक अहम बात रही कि कोरोना ने राजधानी रांची के कई थानों तक दस्तक दे दिया है। राजधानी रांची के बरियातू, धुरवा सहित कई जो थाने हैं वहां के पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रैंडम जांच की व्यवस्था की गई थी 1 तारीख को, जब 104 पुलिसकर्मियों ने अपना सैंपल दिया था। उसमें से 5 सैंपल जो अलग अलग थानों के हैं वो पॉजिटिव निकले हैं। वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार सभी थाने से रैंडमली किसी को उठाया गया था चेकअप करवाने के लिए। उसी क्रम में हमारे यहाँ के मुंशी को बुलाया गया था चेकअप के लिए। उनका पॉजिटिव आया है, उनको कल आइसोलेट कर दिया गया है। आज सभी पदाधिकारियों और पुलिसकर्मियों का कोरोना सैंपल लिया जाएगा। जिस थाने में कोरोना पॉजिटिव पुलिसकर्मी पाए गए हैं उन थाने के सभी पुलिसकर्मियों का आज सैंपल लिया जाएगा और जांच के लिए रिम्स भेजा जाएगा। यह व्यवस्था इसलिए की जा रही है क्योंकि पुलिस भी कांटेक्ट में आने वालों में से होते हैं और स्वास्थ्य विभाग ने ऐसी व्यवस्था की थी। जब अल्गोरा में 2 सब्जी विक्रेता जो महिला थी वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, उसके बाद रैंडम जाँच का एक अभियान चलाया था जिसके पहले दिन ही 104 पुलिसकर्मियों का सैंपल लिया गया था, जिसमें से 6 पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं। कैमरामैन शहनवाज के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। चलिए अब बात कर लेते हैं 3 तलाक की, जिस पर कानून बनने के बावजूद पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा। पाकुड़ में चेंगा डांगा की पल्लवी बीबी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 9 महीने पहले उसके पति ने फोन पर ही उसको 3 तलाक दे दिया, जिसके बाद से पल्लवी न्याय के लिए भटक रही हैं। मालपहाड़ी थाने में FIR दर्ज कराने के बावजूद अब तक दोषी पति को गिरफ्तार नहीं किया गया। पल्लवी के मुताबिक थाने जाने पर उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और डरा धमकाकर भगा दिया जाता है। पल्लवी ने SP और DC से न्याय की गुहार लगाई है। दे दिया और बोला कि तुमको नहीं रखेंगे, जो करना है कर लो, जहाँ जाना है जाओ, सुप्रीम कोर्ट तक हम लड़ेंगे लेकिन तुमको हम नहीं रखेंगे। बड़े बाबू बात कर रहे हैं तो लगता है कि मेरा पति, मेरे सास उसका रिश्तेदार लगते हैं, उस टाइप की बात करते हैं। क्या धमकी देते हैं? क्या हमको धमकी देते हैं कि तुम जहाँ जाना है जाओ, जिसके पास जाना हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा बोल रहा है। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने इंग्लिश मीडियम स्कूलों के मुद्दे पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि स्कूल फी के मुद्दे पर सभी को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। स्कूल अभिभावक और सरकार तीनों को मिलकर स्कूल फी का बंटवारा करे तभी समस्या का समाधान होगा। इस तरह की बात बने सरकार की तरफ से कि 3 हिस्सेदार हो जाए, 1/3 सरकार अपने जिम्मे ले ले बोझ, 1/3 विद्यालय ले, 1/3 विद्यालय के विद्यार्थियों का अभिभावक ले लें। जब तक तीनों भागों में बांट कर हम नहीं करेंगे तब तक ये हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाता रहेगा और वो कोई निर्णय देंगे, वो निर्णय लागू नहीं होगा। ये स्थिति रहेगी।
देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर का मरम्मतीकरण का काम शुरू कर दिया गया है। 28 लाख की लागत से कराए जा रहे मरम्मतीकरण में 22 मंदिरों की टूटी फर्श, संस्कार मंडप के स्पाइरल और मंदिर की बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त कराया जा रहा है। डीसी के मुताबिक मंदिर में जो भी कमियां होगी उसको पूरी तरह ठीक किया जाएगा। पर कार्य शुरू भी हो गया है। करीबन 28 लाख के एस्टीमेट से हम लोगों ने कार्य शुरू कराया है। सर्वप्रथम हम लोग जितने भी 2200 मंदिर जो हैं उनका जो फ्लोर है उसकी बहुत सारे बीच में टूट गए थे और उसकी सभी की फ्लोर फिलिंग और उसको ग्रेनाइट और कलर्ड मार्बल से हम लोग भरवा रहे हैं उसी रंग के, ताकि वो जो टूटे हुए फर्श थे पहले उनकी मरम्मती हो जाए। दुमका के बासुकीनाथ धाम में इस साल श्रावणी मेला नहीं लगेगा। ऐसे में पुरोहितों से लेकर श्रद्धालुओं में मायूसी का आलम है। वहीं झारखंड सरकार के फैसले का पालन करने के लिए प्रशासन की ओर से इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है और श्रद्धालुओं से बेवजह दुमका नहीं आने की अपील की जा रही है। तत्काल सरकार के आदेश से स्थगित किया गया है, तो इस मेला का आयोजन नहीं किया जा रहा है। तो इसका प्रचार प्रसार भी जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है कि लोग और श्रद्धालु जो इतने दूर दूर से आते हैं वो यहाँ आएंगे तो उनको दर्शन नहीं प्राप्त होगा, तो अननेसेसरीली वो ये ट्रैवल नहीं करे यहाँ आने के लिए। वज्रपात से बचाने के लिए सरकार की बड़ी योजना है। अब वज्रपात की चेतावनी जारी होने के साथ ही प्रभाव वाले क्षेत्र विशेष में मोबाइल से अलर्ट मिलेगा। समय पर मिली जानकारी से जानमाल के नुकसान से बचने की संभावना है। झारखंड में वज्रपात से हर साल 150 से ज्यादा लोगों की अकाल मौत होती है। झारखंड के पहाड़ी और धरती के अंदर की खनिज संपदा के चलते कुछ ज्यादा ही वज्रपात कहर बरपाती है। वहीं बड़ी संख्या में जान माल की क्षति भी होती है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम और कृषि विभाग के हेड इसके लिए राज्य की भौगोलिक बनावट को जिम्मेदार मानते हैं। उनका कहना है कि इसे रोका नहीं जा सकता बल्कि केवल बचा जा सकता है। एकमात्र उपाय है लोगों में जागरूकता पैदा करना, जो छोटी छोटी बात हैं उसका पालन करने के लिए। इसका तरीका ये है कि गांव बाज़ार में हाट में जाकर के इश्तिहार से माइक से काफ़ी युद्ध स्तर पे इसका प्रचार प्रसार किया जाए। लोग एक बार भी सुन लेंगे कि पेड़ के नीचे शरण लेने से 70-80% मौतें होती हैं, तो जाहिर सी बात है जो एक बार सुन लेंगे वो कभी भी उसके नीचे शरण न लेंगे। इस प्राकृतिक विपदा से निपटने के लिए हेमंत सरकार ने जहां आपदा से निपटने के लिए प्राधिकरण बनाए हैं, बल्कि पहली बार BAU मौसम केंद्र के साथ मिलकर स्पेसिफिक एरिया अलर्ट ऑन मोबाइल सिस्टम शुरू कर रही है। इस योजना में मोबाइल टावर बेस्ड क्षेत्र में वज्रपात की चेतावनी लोगों को 3 घंटे पहले मिल जाया करेगी, ताकि समय रहते लोग वज्रपात से बच सके। हमने प्राधिकरण का प्रारूप इसको दिया है, कैबिनेट ने इसको स्वीकृति प्रदान कर दी है। सब टावर के साथ हम अपने आपदा प्रबंधन को जोड़ रहे हैं और जैसे ही हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये फलना जगह वज्रपात होना है, तो हम उस टावर के माध्यम से लोगों को जो है तुरंत सूचनाएं पहुंचाने का काम करेंगे। प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए जरूरी है कि समय रहते लोगों को वज्रपात की जानकारी मिल जाए। सरकार की इस पहल से जिस इलाके में वज्रपात की आशंका होगी वहां के लोगों को मोबाइल पर अलर्ट मिल जाएगा, जिससे कई जिंदगियां बच सकेंगी। न्यूज 18 के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण की मार रांची नगर निगम पर भी पड़ती दिख रही है। निगम को इस वर्ष पिछले साल की तुलना में महज आधे राजस्व की कमाई हुई, जो निगम के लिए चिंता का सबब है, जिसे देखते हुए तमाम कवायद अब निगम की तरफ से किए जा रहे हैं। कोरोना महामारी में लोगों की आर्थिक बोझ को कम करने को लेकर निगम ने 1000 स्क्वायर फीट के घरों का होल्डिंग माफ करने का फैसला लेकर सरकार को प्रस्ताव भेजा, लेकिन अब इस वजह से निगम को ही नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि निगम की कमाई 2020 की पहली तिमाही में आधी रह गई है। हालांकि निगम राजस्व बढ़ाने को लेकर गंभीर है। नगर निगम का राजस्व शाखा ने इसके लिए एड़ी चोटी एक करके काम भी किया है। जितने भी हमारे यहाँ
हमारा टारगेट था कि 2,60,000 घर तक हमको पहुंचना है और पूरे अगर देखेंगे तो 1,87,000 घरों का जियो टैग हम लोग कर चुके हैं और हर घर से राजस्व आना शुरू हो गया है। हालांकि नगर निगम के फैसलों पर कुछ पार्षद जहां सवाल उठा रहे हैं, वहीं राजस्व बढ़ाने के कई उपायों पर भी चर्चा का दौर जारी है। जो भी होल्डिंग टैक्स का वसूली होता था, इसमें मेयर और डिप्टी मेयर महोदय जी बोल दिए कि हम लोग 1,000 स्क्वायर फीट का पैसा नहीं लेंगे, माफ़ करेंगे। तो एक तो ऐसी नुकसान में पहले से निगम है और दूसरा ये बड़ा झटका एक डिप्टी मेयर साहब भी दे दिए है। तो आने वाला बोर्ड में हम लोग ऐसा व्यवस्था करने जा रहे हैं, करने का कोशिश करेंगे जिससे यूजर्स चार्ज समाहित हो जाए होल्डिंग चार्ज में, तो निश्चित रूप से सभी घरों से कचरा का पैसा भी कलेक्शन करने में आसानी होगी और राजस्व में वृद्धि किया जाएगा। रांची शहर के लोग भी बताते हैं कि निगम के पास पैसा रहेगा तो ही शहर का पूर्ण विकास हो पाएगा, इसलिए पैसा मुहैया कराने की कवायद की जा रही है। बहुत महत्वपूर्ण है, जब निगम के पास पैसा रहेगा तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, सारा साफ सफाई या जो भी हेल्थ के संबंध में जो जरूरी चीज है वो निगम कर पाएगा, बिना पैसे का तो नहीं कर पाएगा। बहरहाल निगम को कोरोना काल में भले ही घाटा हुआ है, लेकिन इस घाटे को पाटने के लिए निगम लगातार रणनीति बनाने में जुटी है ताकि शहर का विकास कार्य संभव हो सके। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। उपराजधानी दुमका की तमाम सड़कें इन दिनों बदहाल है। दुमका भागलपुर मार्ग हो या फिर दुमका देवघर मार्ग, जर्जर सड़क के कारण लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दुमका जामताड़ा मार्ग पर स्थित मयूराक्षी नदी पर बना विजयपुर पुल और दुमका हंसडीहा मार्ग पर भुरभुरी पुल के क्षतिग्रस्त होने से जाम की समस्या आम हो गई है। लोगों की मुश्किलों को देखते हुए प्रशासन ने जल्द ही सड़कों की मरम्मती का भरोसा दिया है। का कार्य विभाग के द्वारा किया जाना है, तो उनके पदाधिकारियों के द्वारा ये बताया गया है कि उनका SOR रिवीजन प्रक्रियाधीन है और उनके स्तर से एस्टिमेट्स बन करके विभाग में चले गए हैं और हमारे स्तर पे भी विभाग को अवगत किया गया है कि इन रोड्स का मरम्मती अति आवश्यक है और बहुत जल्द से जल्द इसको करना ज़रूरी है क्योंकि जनता को समस्या हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता दिखाई, लेकिन आज पता चला है कि वर्क ऑर्डर नहीं मिला है। तो मैं रांची जाता हूँ, 1 से 2 दिन के अंदर वर्क ऑर्डर मिल जाएगा और काम चालू हो जाएगा और लोगों को जो इस दरमियान पीड़ा झेलना पड़ रहा है और भी सड़कें उपायुक्त महोदया के द्वारा बताया गया कि जर्जर हो गई है, उन सड़कों को अभी मेंटेनेंस किस स्तर पे किया जाए, इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर, देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।